गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। ये सिचुएशन ज़रा देख के बताओ कि इसमें हो क्या रहा है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये बॉल कुछ इस तरीके से पीछे आ रही है और ये पेंडुलम हमारा पीछे की तरफ जा रहा है। समझ पा रहे? सिंपल सी बात है। क्या क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस फिनोमिना के। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से स्टेबल हो जाएगा इवेंचुअली। ठीक है, तो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं इसके, ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे पहला एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि हो सकता है इस कमरे में हवा चल रही हो। कौन सा कमरा? इस पूरे कमरे को एक ब्लॉक की तरह इमेजिन कर लो। तो ये हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हवा चल रही है जिस वजह से ये वाली बॉल भी पीछे की तरफ जा रही है और ये वाली बॉल भी पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, हो सकता है। हो सकता है ये सब मैग्नेटिक हो। और यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड पे नॉर्थ पोल रख दिया और इन दोनों का साउथ पोल। वैसे तो मैग्नेटिक में तो दिक्कत आ जाती क्योंकि नॉर्थ और साउथ घूमते रहते हैं इनके। इलेक्ट्रिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं उसको। अभी तुमने पढ़ा नहीं है, 12th में पढ़ोगे। पर खैर, कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होगा जो इस सिस्टम को लेफ्ट साइड खींच रहा है ना। इक्विलिब्रियम पे अगर ये बॉल कुछ इस तरीके से बैठ रही है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इस बॉल पे मल्टीपल फोर्सेस होंगे, है ना। एक फोर्स ग्रेविटी का जो नीचे लग रहा था वो तो लग ही रहा था, जो कि इस तरफ लगना था, है ना। ये तो हमने mg बना दिया। पर अब अगर टेंशन इस तरफ है और ये बॉल स्टेबल है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में, इस सेटिंग में, तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई ना कोई तीसरा फोर्स होता है इस बॉल पे। और ये फोर्स अभी यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे इनके फोर्सेस भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, देखो ये कॉन्टैक्ट फोर्स और हल्का सा फ्रिक्शन ये दिखा रहा है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ इसका कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल आ रखा है जो इसके mg के बराबर है। हैवी बॉल है ऑफकोर्स। यहाँ पे आप देख रहे हो इसका mg है और इसकी टेंशन है, पर कोई तीसरा फोर्स तो है नहीं। अब मेरा क्वेश्चन ये है तुमसे कि कोई तीसरा फोर्स नहीं है अगर, तो ये ऊपर वाली बॉल स्टेबल कैसे हो सकती है। अब इस बार मैंने बैकग्राउंड में थोड़े से क्लाउड्स रख दिए, तो इसको देखो अब, और अब समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। तो आपको अब थोड़ा सा ये चीज़ समझ आ रही होगी कि एक्चुअल में मूव कुछ और कर रहा है ना। एक्चुअल में हमारा ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है ये एक्सेलरेट हो रहा है। आपको वो पीछे रॉकेट नज़र आ रहा है छोटा सा, इसका काम है इस कंटेनर को एक्सेलरेट करना। और क्योंकि ये कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है तो अब हमको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आ रही है कि इन ऑब्जेक्ट्स का मोशन एक एक्सेलरेटिंग कंटेनर में सेंसिबल है। कैसे? देखो, अब इस एक्सेलरेटिंग कंटेनर में ये फोर्स की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं हटा सकता हूँ। और इस फोर्स के बिना हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे टेंशन का जो भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा, टी साइन थीटा बोल देते हैं इसको, ये टी साइन थीटा तो बैलेंस कर रहा होगा mg को। और जो भी इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, टी कॉस थीटा का काम होगा इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन करना हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिस भी एक्सेलरेशन से हमारा ये वाला पूरा कंटेनर चल रहा है। अब मैं अगर रेफरेंस फ्रेम बिल्कुल बाहर ले आऊँ, एक एब्सोल्यूट रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड पे बैठ के अगर मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो देखो अब ये चीज़ आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी। अब एक्चुअल में हमारा कंटेनर आगे की तरफ एक्सेलेरेट कर रहा है और उसके अंदर जो आपकी ये ऑरेंज बॉल है ये बेचारी थोड़ा सा रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रही है ना। इनफैक्ट जो पर्पल बॉल भी है उसका भी काम तो वही है, वो पीछे की तरफ रेस्ट पे रहना चाहती है। उसको टेंशन का एक कंपोनेंट आगे की तरफ पुल कर रहा है। और अब वो टेंशन का जो कंपोनेंट है, तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया था, वो इसका एक्सेलरेशन करने का काम करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सिमिलरली जो हमारी ये वाली बॉल है, ये भी जब पीछे की दीवार से टच करेगी तब ये कंटेनर के साथ एक्सेलरेट करना शुरू करेगी, है ना। तो जब तक ये पीछे की दीवार पे टच नहीं करती तब तक तो ये स्लाइड होती है। और फिर ये पीछे की दीवार इसको एक, लेट मी ब्रिंग दिस हेयर, इसको एक एक्सेलरेशन देगा, एक नॉर्मल फोर्स देगा। ये नॉर्मल फोर्स का आपको दिख रहा होगा, अब एंगल चेंज हो चुका है ना। तो अब ये नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट mg को भी बैलेंस कर रहा है और इस नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट इसको आगे की तरफ मूव भी करवा रहा है। तो बेसिकली वो पीछे की दीवार के कांटेक्ट में आने के बाद उस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर रही है, जिस एक्सेलरेशन से ये बॉक्स है। ठीक है, अभी ये परफेक्ट कंडीशन नहीं है, अभी ये नॉर्मल फोर्स के एंगल थोड़े बहुत वेरी कर रहे हैं। इवेंचुअली इस नॉर्मल फोर्स के एंगल को इस टेंशन के एंगल के बराबर हो जाना पड़ेगा, पर उस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये थोड़ी सी रियलिस्टिक सिमुलेशन है। ठीक है, चलो अब एक बार इससे बाहर आते हैं और हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जब भी आप एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम में देखते हो तो आपको एक स्पेशल फोर्स नज़र आने लग जाता है जिसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। सूडो फोर्स में पी साइलेंट है, ये तो पता ही होगा तुमको। सूडो फोर्स का एग्जांपल सबसे अच्छा कौन सा है? इमेजिन करो कि एक बस के अंदर तुमने कैमरा फिट कर दिया और अब अगर ये बस के अंदर कुछ एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बंदा थोड़ा सा हीरो बन रहा था और ये यहाँ खड़ा हुआ था और बस के ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई। ठीक है, आप इसको अज्यूम करो कि आप सिर्फ इस कैमरे की नज़र से इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हो। अब जब इसमें बस का ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो यहाँ पे दोनों टायर्स पे एकदम से ब्रेक लगती है और हमको अंदर के कैमरा से क्या नज़र आता है? हमको नज़र आता है कि ये पर्सन एकदम उड़ता हुआ आगे की तरफ गया। इस कैमरे को ये नहीं पता कि इस बस के बाहर क्या हो रहा था, इस कैमरे को सिर्फ इस बस के अंदर की चीज़ें नज़र आती हैं।
तो ये कैमरा बोलेगा कि इस पर्सन पे किसी ने एकदम से फोर्स लगाया होगा, इसी वजह से ये पर्सन उड़ता हुआ आगे गया है। जबकि बाहर से अगर आप इस चीज़ को विजुलाइज करते, बाहर से जब आप इस चीज़ को देखते तो आपको पता होता कि ये पर्सन उड़ता हुआ आगे इसलिए गया क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी थी। इस चीज़ को भी विजुलाइज करें एक बार। चलिए, अब आप प्योरली इनसाइड द बॉक्स हैं और अब आपको बाहर के ब्रेकिंग का नहीं पता चलेगा। तो आप जब इस सिचुएशन को देखते हो और एकदम से ये सब आगे उड़ना शुरू करता है, तो आप क्या बोलोगे कि किसी ने इन सब ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स लगाया होगा और उस फोर्स की वजह से ये सारी चीज़ें उड़ना शुरू हो गई आगे की तरफ, है ना? इस मोमेंट को एक बार और देखना चाहोगे? ये देखिए। तो इस मोमेंट पे आपको लगता है कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स पे किसी ने आगे फोर्स लगाया होगा, तभी ये ऑब्जेक्ट्स आगे की तरफ आना शुरू हुए। पर एक्चुअल में क्या है, इन ऑब्जेक्ट्स पे आगे की तरफ किसी ने फोर्स लगाया है? एक्चुअल में इस चीज़ को बाहर से देखोगे जब ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से, तो ये ऐसा सेम नज़र नहीं आएगा। ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से आप इस मोशन को थोड़ा सा नेचुरल बोलोगे। अब अगर मैं ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम पे देखूँ तो मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट पीछे क्यों गया है, क्योंकि टेंशन उसको आगे खींच रही है। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स आगे क्यों आए हैं, क्योंकि इनके पास जस्ट एक मोमेंट पहले कुछ वेलोसिटी थी और ये उस वेलोसिटी को कैरी कर रहे हैं। बेसिकली इनके पास कुछ इनर्शिया था। तो अगर मैं इस कोलिजन के जस्ट एक सेकंड पहले यहाँ पे इसको रोक दूँ, तो मैं जानता हूँ कि इन सबके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी, इनफैक्ट वो वेलोसिटी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ये जो ब्लैक वेक्टर है, ये ब्लैक वेक्टर इस बॉल की वेलोसिटी दिखा रहा है और आप देखो कि जस्ट एट द मोमेंट ऑफ कोलिजन ये वेलोसिटी एकदम से चेंज नहीं हो सकती। देखो, आपके कंटेनर की वेलोसिटी तो रुक गई है क्योंकि वो एक भारी ऑब्जेक्ट से टकराया या एक बैरियर से टकराया, पर ये बॉल अभी तक किसी चीज़ से टकराई नहीं है। तो इस बॉल के पास कुछ वेलोसिटी है और वो वेलोसिटी वो तब तक कैरी करने की कोशिश करेगी जब तक वो इस दीवार से टकरा के पीछे नहीं जाती, राइट? तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एक इनर्शिया है और अगर आप बाहर से ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम से देखते हो तो आपको चीज़ें नेचुरल लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ, इसके पास वेलोसिटी थी और ये आगे गिरा, दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ इनर्शिया। पर जब आप इस चीज़ को एक एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम से देखते हो, चलें वापस एक बार और देखने, तो इस एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में आपको लगता है किसी ने इनको धक्का दिया हो, है ना? देखो, इस मोमेंट पे और इस मोमेंट पे आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते एक्सेप्ट दिस कि इसको किसी ने धक्का दिया और ये उस वजह से आगे की तरफ उड़ता हुआ है। तो अब आप इस बात को समझ रहे होगे कि रेफरेंस फ्रेम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दे रहा है, एक एक्स्ट्रा फोर्स। उस फोर्स का नाम है सूडो फोर्स, क्योंकि एक्चुअल में वो फोर्स नहीं है, एक्चुअल में वो इनर्शिया है। तो अगर आपका बस में खड़ा हुआ आदमी आगे की तरफ गिर रहा है तो वो इस वजह से गिर रहा है कि उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी थी और उसको किसी ने रोका नहीं, इसलिए वो आगे गिर गया। जबकि बस को किसी ने रोक दिया, तो बस का वेलोसिटी रोकने का काम इस ब्रेकिंग ने, इस फोर्स ने किया है, पर ह्यूमन पे ये जो ज़मीन से फ्रिक्शन लग रहा होगा वो इसकी पूरी बॉडी को रोक नहीं पाएगा, तो वो आगे की तरफ गिरेगा। ठीक है? यही इनर्शिया जो है, बाहर के रेफरेंस फ्रेम में इनर्शिया लगता है और अंदर के रेफरेंस फ्रेम में हम इसको एक एक्स्ट्रा फोर्स बोल देते हैं। ये जो फोर्स है ये हमेशा आपके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जैसे मैं इसको समझाता हूँ, आपका ये पेंडुलम वाला केस आपको याद है, अभी हमने देखा था। इस पेंडुलम वाली सिचुएशन में अगर ये सिस्टम आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है, अगर इस सिस्टम का कुछ आगे एक्सेलरेशन होता है, तो मैं बोलता हूँ कि इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट इसका टी का कॉस थीटा, ये कॉस थीटा तब बनेगा जब थीटा यहाँ होगा, है ना? तो मैं इसको वापस सही कर देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, हम थीटा यहाँ से ले लेते हैं और ये टी साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है? तो अब ये जो टी साइन थीटा का फोर्स है, ये टी साइन थीटा का फोर्स विल बी द रीज़न दैट दिस मास एक्सेलरेट्स विद दिस ए। तो इस मास को एक्सेलरेट कराने के लिए टी साइन थीटा की ज़रूरत है, इसलिए एंगल आ गया। पर अब अगर आप इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चले जाते हो तो आप इस टी साइन थीटा को कैसे एक्सप्लेन करते हो? इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करोगे और उस फोर्स का नाम होगा सूडो फोर्स। और इस सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सूडो फोर्स की वैल्यू बड़ी सिंपल है, इट इज़ जस्ट इक्वल टू एम ए। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये एम ए ही क्यों है, कोई और वैल्यू नहीं, क्यों नहीं है, एम ए बाई टू क्यों नहीं है या टू एम ए क्यों नहीं है? इसका भी एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है कि इसको भी सिमुलेट कर देते हैं। लो, इस चीज़ को यहाँ देख लो। अब अगर मैं इस सिस्टम को प्ले करता हूँ और मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट, इस ब्लॉक का नीचे वाले ब्लॉक से फ्रिक्शन जीरो कर दिया। तो जब नीचे वाला ब्लॉक एक्सेलेट करता है, ये ब्लॉक एक्सेलेट नहीं कर सकता क्योंकि इस पर फ्रिक्शन नहीं है। बिना फ्रिक्शन के अंदर वाला ब्लॉक मूव नहीं कर सकता, है ना? तो जितनी देर में हमारा जो बाहर का फ्रेम है, कंटेनर है, वो कंटेनर डी डिस्टेंस कवर किया होगा, उतनी देर में ये ऑब्जेक्ट अंदर भी डी डिस्टेंस कवर करके पीछे पहुंच गया होगा। क्या मतलब? कि अगर यहाँ पे एक आदमी खड़ा होता और वो आदमी इस कंटेनर के साथ आगे चल रहा होता, तो रिलेटिव टू दिस कंटेनर ये ब्लॉक तो रेस्ट पे है ना, तो ये ब्लॉक उस आदमी को पीछे आता हुआ नजर आएगा विद व्हाट एक्सेलरेशन? वही एक्सेलरेशन जिससे वो आदमी खुद आगे जा रहा है। आप इसको ऐसे सोचो कि अगर आप एक सड़क पे आगे की तरफ जा रहे हो और साइड में एक पेड़ है जो कि कंप्लीटली रेस्ट पे है, तो आपके रिलेटिव इस पेड़ का एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स हो जाता है,
हमने इस चीज़ को कर रखा है रिलेटिव वेलोसिटी के केसेस में, क्योंकि आपको अपना एक्सेलरेशन नज़र नहीं आता, तो आप कहोगे कि ये पेड़ पीछे ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी यही हो रहा है। जब वो पर्सन इसको अंदर से दिखता है तो वो पर्सन बोलता है कि ये ब्लॉक मेरी तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। तो अब हर ऑब्जेक्ट जब ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा होता है, यहाँ पे ये ब्लॉक का मास कुछ भी होता है, 10 kg होता है, 20 kg होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ए एक्सेलरेशन से पीछे आता हुआ नज़र आ रहा होता। तो उस पर्सन को लगता कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर पीछे की तरफ ए हो रहा है तो इस पर पीछे की तरफ कोई फोर्स लगा रहा होगा, जिस फोर्स की वैल्यू भी m इंटू ए होगी, बिकॉज इस ऑब्जेक्ट को पीछे एक्सेलरेट करवाने के लिए F इज इक्वल टू एम ए, इतना फोर्स लगाना ज़रूरी है। तो सूडो फोर्स की वैल्यू एक्जैक्टली एम ए के बराबर हो जाती है, और उसमें m की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग होगी, तो हर एक ऑब्जेक्ट पे सूडो फोर्स भी अलग अलग लगता है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लेते हैं तो तुमको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और तुम्हारी मन की घबराहट अगर कोई है तो वो चली जाएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप इसको सॉल्व करो तो आपका काम बड़ा सिंपल है। देखो, जब आप इसको बाहर से देख के सॉल्व करते हो तो आप कहते हो टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू दिस मास, जो भी इस ऑब्जेक्ट का मास है, इनटू दिस एक्सेलरेशन, क्योंकि इवेंचुअली यही कंपोनेंट ऑफ टेंशन इस ऑब्जेक्ट को आगे एक्सेलरेट कराएगा सिस्टम के साथ, है ना। तो आप यहाँ पे बोलते हो कि टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, जब आप ग्राउंड से देखते हो। तो अब वही बात है कि जब आप इसको ग्राउंड से नहीं देख रहे और इसको अंदर से देख रहे हो, तो अंदर से भी आपको यही फॉर्मूला तो वही निकल के आना चाहिए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए। तो आपका ये जो एम ए है ये सूडो फोर्स है, कोई फोर्स एक्चुअल नहीं है। सूडो का मतलब यही होता है, सूडो का मतलब होता है फिक्टिशियस। अब फिक्टिशियस फोर्स भी इसको कभी कभी बुक में लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड। और वैसे सूडो का मतलब होता है नॉन नॉन रियल या फॉल्स। ठीक है, तो ये फिक्टिशियस जैसा भारी वर्ड यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको फॉल्स भी बोल सकते हो। तो ये एक फॉल्स फोर्स है जो सिर्फ अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स को देखने में नज़र आ रहा है। ऐसे फ्रेम को जो एक्सेलरेट कर रहा हो आगे की तरफ, हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑलराइट, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो ग्राउंड के रिलेटिव एक्सेलरेट ना कर रहा हो। अब ग्राउंड आपको कोई ना कोई तो मानना पड़ेगा, और जैसे हमने पहले भी बात करी है कि इस यूनिवर्स में कोई भी एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, पर इंटरेस्टिंगली हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स सही भी रहती है। तो अर्थ को अगर आप एक रेफरेंस फ्रेम मान लेते हो और आप कहते हो कि अर्थ के रिलेटिव जो चीज़ें रेस्ट पे रहेंगी हम उनको इनर्शियल बोलेंगे, या जो चीज़ें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे हम उनको इनर्शियल बोलेंगे, तो वहाँ पे आपका सूडो फोर्स नहीं आएगा। सूडो फोर्स सिर्फ तब आएगा जब आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो अब पॉइंट ये है कि ये जो पीछे की तरफ सूडो फोर्स है इसकी वैल्यू आपको एम ए लेनी है, और अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो थीटा की वैल्यू निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। आप कहते हो कि अगेन यहाँ पे मैं टी बना देता हूँ, और ये वाला वर्टिकल से एंगल थीटा है। ये वर्टिकल से क्यों लेते हैं एंगल थीटा? क्योंकि नेचुरल पोजीशन उसकी ये थी, नेचुरल पोजीशन इस रस्सी की सीधी थी। तो अब सीधी पोजीशन से कितना मुड़े हो ये पता करना है हमको, इसलिए यहाँ पे थीटा लिया। ठीक है, तो नेचुरल पोजीशन से यहाँ आ गया थीटा, ये वाला एंगल आ गया टी साइन थीटा, सॉरी ये वाला कंपोनेंट। ऊपर की तरफ आपका आ जाएगा टी कॉस थीटा, नीचे की तरफ आप पे फोर्स लग रहा था एम जी, और पीछे की तरफ आप पे लग रहा था सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू है एम ए। ओके, तो अब आप यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालना चाहो तो आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करके भी निकाल सकते हो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एम ए और एम जी का जो रिजल्टेंट होगा उसको टेंशन बैलेंस कर रहा होगा। तो आप ये ऐसे भी बोल सकते हो कि टी इज इक्वल टू एम ए और एम जी का रिजल्टेंट, समझ रहे हो? तो एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का रिजल्टेंट, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। वैल्यू सेम ही निकल के आएगी दोनों जगह से, एम बाहर आ जाएगा और अंदर आपके पास बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। सिमिलरली आप अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा करो टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा करके देखो, तो ये तो कट जाएंगे। टैन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू एम ए अपॉन एम जी। ऊपर वाली टर्म है टी साइन थीटा के बराबर, नीचे वाली टर्म है टी कॉस थीटा के बराबर। ओके, तो एम एम कट गया और आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई टैन इनवर्स ऑफ ए बाय जी, कुछ इस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मास की वैल्यू रख देते तो अपन टेंशन की वैल्यू निकाल सकते थे। जैसे अगर मैं बोल देता कि मास इसका 10 kg है, और लेट्स से कि हमने फ्रेम का या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बोल दिया, कितना बोले, कोई इजी वैल्यू चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही बोल देता हूँ, क्योंकि टैन थीटा की ये सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है। कौन सी, मैं बताता हूँ। देखो, ग्रेविटी भी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस हो जाएंगे, एक हो जाएगा एम ए जिसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू 10 जो कि है 100 न्यूटन, और दूसरा फोर्स नीचे हो जाएगा एम जी जो भी 100 न्यूटन ही है। तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स होगा वो कहाँ आएगा, वो एक्जैक्टली 45 डिग्री पे आ जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100√2। तो यही वैल्यू एक्जैक्टली टेंशन की भी हो जाएगी, और एंगल भी बड़े आराम से आप बता सकते हो जो कि 45 डिग्री है ना। ऐसे में एक्सेलरेशन अगर बड़ा होता जाता तो ये एंगल भी और बड़ा होता जाता। बड़ा क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको,
क्योंकि ये एंगल आप हमेशा वर्टिकल से मेजर करते हो, तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। तो ये एंगल बड़ा होता जाएगा जैसे जैसे एक्सेलरेशन बड़ा होता जाएगा, और एक्सेलरेशन जीरो है तो ऑब्वियसली टेंशन mg के बराबर है और एंगल भी जीरो है, ठीक है जी। चलो सिंपल है, आगे चलते हैं। यही अगर मैं एक स्प्रिंग बना देता तो ये ब्लॉक की स्प्रिंग को कंप्रेस करता ना। आई नो यू वुड लाइक टू सी दिस। तो अब आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ एक्सेलेरेट करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो स्प्रिंग को कंप्रेस करता हुआ पीछे की तरफ आ रहा है ना। ये स्प्रिंग मैंने कुछ ज़्यादा ही हल्की रख दी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई है, ठीक है। पर खैर बात यही है कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो क्यों रही है, और इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। इस स्प्रिंग पे इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। देखो इवेंचुअली अंदर से और बाहर से आंसर सेम आएंगे। क्या मतलब, अगर मैं बोलता हूँ कि ये सिस्टम कुछ आगे एक्सेलरेशन दिखा रहा था, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रखी हुई हैं। मैंने बोला है कि 10 kg का ऑब्जेक्ट है और ये 100 न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग है। तो आप यहाँ पे अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आ जाते हो, अगर आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व करते हो, तो आपको सूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा जिसकी वैल्यू होगी m/a, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स इधर की तरफ ma जो कि सूडो फोर्स है, और दूसरा फोर्स जो स्प्रिंग लगा रही है जिसकी वैल्यू हो जाएगी kx, और अंदर इन दोनों फोर्सेस का इक्विलिब्रियम आएगा। थोड़ी देर में ये बैलेंस हो जाएंगे, एक दूसरे को इक्वल कर लेंगे, है ना। आई नो थोड़ा सा वाइब्रेशन रहता है, जब वो ब्लॉक पीछे जाएगा फिर वो थोड़ा ज़्यादा कंप्रेस कर देगा, फिर वो वापस आ जाएगा थोड़ी देर आगे, पर ये चीज़ भी डैम्पन होके थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम पकड़ लेगी, ठीक है। और वो जो वाइब्रेशन हैं वो चैप्टर आपका बहुत लेट आएगा, पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो के एक्स की वैल्यू यहाँ पे एम ए के बराबर हो जाती है। के की वैल्यू आपको 100 दी हुई है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, मास आपको 10 दिया हुआ है और एक्सेलेरेशन 5 दिया हुआ है, तो करीब 50 सेंटीमीटर का कंप्रेशन इस स्प्रिंग में दिख जाएगा जब ये ए एक्सेलेरेशन से आगे चलेगा। इसी चीज़ को अगर हम बाहर के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ी देर में जब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो ये स्प्रिंग इस पे आगे की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी, और ये फोर्स इकलौता फोर्स होगा एक्स एक्सिस में। जब आप बाहर से देख रहे हो तो यही फोर्स है और कोई फोर्स नहीं है। और आप बोलोगे कि ये फोर्स कर क्या रहा है, तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस डब्बे के साथ एक्सेलेरेट कराने का काम कर रहा है, जो कि 10 × 5 होगा, और के की वैल्यू यहाँ भी 100 डालोगी तो भी आपका एक्स का आंसर 0.5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बाहर से देखने पे हम कहते हैं कि दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट द ब्लॉक विद द सिस्टम। अंदर से देखने पे हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे एक सूडो फोर्स लग गया है, क्योंकि अब अंदर का मतलब है कि हम उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चल रहे हैं, और अब हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गए। इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको सूडो फोर्स रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो अब मैं इस पर क्वेश्चंस जल्दी जल्दी से करा देता हूँ। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको भी विजुलाइज करने में बहुत मज़ा आएगा, तो दिखाई देता हूँ। इस केस में मैं कह रहा हूँ कि क्या एक्सेलरेशन दूँ मैं इस वेज को, सो दैट हमारा जो 2 kg ब्लॉक है वो स्लिप ना हो नीचे की तरफ और वो रेस्ट पे रह जाए रिलेटिव टू द वेज। ये जो ये जो ट्राइंगुलर शेप है इसको हम लोग वेज बोलते हैं, WEDGE, पता होगा आपको। और ये वेज एक इंक्लाइन प्लेन है बेसिकली। हम जानते हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करना पसंद करता है, पर कुछ एक्सेलरेशन दे दिया अगर आपने तो ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना बंद कर जाएगा, और ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दिया तो ऑब्जेक्ट ऊपर भी स्लाइड कर सकता है। दिखाऊं? तो नेचुरल कंडीशंस में क्या होगा, हमारे ये ब्लॉक इससे स्लाइड करना पसंद करेगा, ठीक बात है। अगर आप रॉकेट ज़्यादा पावरफुल लगा दो तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो हमको बैलेंस ढूंढना है उस एग्जैक्ट वैल्यू का जहाँ पे ये रॉकेट इसको पीछे ना फेंक दे, है ना। देखो इस चीज़ को हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक सिर्फ पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है ना। ये इस तरीके से पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर मैं इस रॉकेट का थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम करूँगा तो मुझे वो बैलेंस पॉइंट मिलेगा जहाँ पे ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। अगर हम इसी के रेफरेंस फ्रेम में देखें तो ये बहुत स्लाइट मोशन हो रहा है ना, और ये फिर वापस पीछे भी जा रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू आपको मिल जाती है। मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा, मतलब मैंने हल्का सा ज़्यादा ही फोर्स ले लिया है। चलिए अब इस चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सूडो फोर्स के एंगल का ध्यान रखना पड़ता है। देखो सूडो फोर्स हमेशा एग्जैक्टली पीछे लगता है ना। और यहाँ पे अगर MA आ रहा है और हम जानते हैं कि टेक्निकली यहाँ से MG नीचे लगेगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आएगा। आप बाहर से देखोगे तो ये 3 फोर्सेस आपको नज़र आएंगे, है ना। सॉरी, बाहर से नहीं बोल सकते हमको बोलना चाहिए कि हम रेफरेंस फ्रेम के अंदर हैं, हम इस ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सूडो फोर्स नज़र आ रहा है। ऑलराइट, तो हमको पता ही नहीं है कि एक्सेलेरेशन कितना है, हमको खाली ये सूडो फोर्स की वैल्यू पता है जो कि MA के बराबर हो जाएगी। तो इस MA के कॉम्पोनेंट्स कहाँ लें, तो हम क्या करते हैं, हम जिस डायरेक्शन में MG cos थीटा और MG sin थीटा को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ MG sin थीटा और नीचे की तरफ मेरा MG cos थीटा आ जाता है, तो यहाँ पे ऊपर मेरा MA का एक कंपोनेंट और यहाँ पे अंदर मेरा MA का दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा। अब देखो MA जो है वो एग्जैक्टली यहाँ से पीछे की तरफ लग रहा है, राइट।
आपको पता है कि ये एंगल अगर थीटा हो तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, है ना, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे होंगे आपको। तो एम ए का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा एम ए कॉस थीटा, और जो अंदर वाला कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे नीचे की तरफ वाला जो मैंने अभी ग्रीन कलर से दिखाया, इसकी वैल्यू हो जाएगी एम ए साइन थीटा। और अब ये फोर्सेस ऊपर नॉर्मल को बैलेंस कर, या नॉर्मल इन फोर्सेस को बैलेंस करने का काम कर रहा होगा। तो हम दो चीज़ें बोल सकते हैं। हम एक तो ये बोल सकते हैं कि नॉर्मल जो है वो एम जी कॉस थीटा को तो बैलेंस कर ही रहा था, पर अब उस पर एक एम ए का साइन थीटा का कंपोनेंट भी आ गया है। ऑलराइट, और जो ऊपर और नीचे के फोर्सेस हैं उसमें नीचे की तरफ आपके पास एम जी साइन थीटा था, और अब आपको एम ए कॉस थीटा मिल गया है ऊपर की तरफ। और ये दोनों जब एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट बीच में रेस्ट पे रह जाएगा। तो जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं तो मास तो कट ही गया, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ द मास इस पर्टिकुलर एंगल पे उस ए एक्सेलरेशन की वैल्यू पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह जाता, उसके मास का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ जाती है ए कॉस थीटा इज इक्वल टू जी साइन थीटा, और ए की वैल्यू आ गई आपके पास जी टैन थीटा। वेरी इंटरेस्टिंग, आप देखो टैन थीटा की वैल्यू ए बाई जी बन रही है। ये सेम टैन थीटा की वैल्यू ए बाई जी ऊपर भी बनी थी जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था। ठीक है, पर खैर अगर आप इसका कनेक्शन समझ पाओ तो ठीक है, अच्छी बात हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, तो अगर आप इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे तो आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू आ जाएगी जी टैन 37। टैन 37 होता है छोटा साइड अपॉन बड़ा साइड, तो 3/4। तो 10 इंटू 3/4 का मतलब है कि 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन लगाने पर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह जाएगा। और उस पॉइंट पे नॉर्मल की वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो एम जी कॉस थीटा और एम ए साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो देखो क्या बनती है, 2 इंटू 10 इंटू कॉस 37, तो यहाँ पे 8 का था ना, तो 16 न्यूटन तो आपका ये एम जी का कॉम्पोनेंट लग रहा था। और यहाँ पे 2 इंटू 7.5, जिसको मैं 30/4 ही लिख देता हूँ, इंटू साइन थीटा हो जाएगा 3/5, है ना। तो ये कटा, ये 6 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये हो गया 9। तो आपका नॉर्मल का वैल्यू देखो 16 + 9 25 न्यूटन बन जाता है इस पर्टिकुलर सिस्टम या इस एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है अगर मैं इस सिस्टम को उल्टा एक्सेलरेट करता। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ ऊपर वाले एग्जाम्पल में ही एक्सेलरेशन यहाँ शो कर दो, और चाहो तो आप इसको उल्टा लिख के एक्सेलरेशन यहाँ शो कर दो। तो एक कंडीशन ऐसी भी बन सकती है कि इस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट छूट जाए इस ब्लॉक से। देखना चाहोगे, दिखाता हूँ। तो अगेन नेचुरल कंडीशन में क्या होगा, ये ब्लॉक स्लाइड करके नीचे गिरेगा। ठीक है, पर अब मैं चाहता हूँ कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन इस तरफ हो। ठीक है, और इस तरफ यहाँ पे मैं फोर्स काफ़ी ज़्यादा कर देता हूँ, और ये फोर्स 0 डिग्री पे मेंटेन रहे। और अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ना सिर्फ पीछे स्लाइड हो, पर यहाँ से कांटेक्ट ही छोड़ दे। कैसे होगा देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन रख देते हो तो कुछ इस तरीके से ये ब्लॉक पीछे रह जाता है ना। ये एक मिनिमम वैल्यू हम जानना चाहेंगे इस एक्सेलरेशन की, पर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप इसको साथ में देखना चाहते हो फ्रेम के साथ तो देखो कैसा लगता है ये। तो जब आप इस रेफरेंस फ्रेम के साथ चलते हो तो ये ब्लॉक ऐसे पीछे उड़ता हुआ दिखता है आपको। इंटरेस्टिंग। चलिए, तो ये चीज़ हम समझना चाहेंगे कि कौन से एंगल पे, या सॉरी कौन से एक्सेलरेशन पे ये ब्लॉक का कॉन्टैक्ट छूट जाएगा और वो पीछे ही रह जाएगा। कैसे देख सकते हैं, बात उतनी सी है कि इस बार क्योंकि एक्सेलरेशन आपका आगे की तरफ हो रहा है तो आप पे जो सूडो फोर्स लग रहा होगा वो पीछे की तरफ लग रहा होगा यहाँ। ठीक है, और इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट यहाँ से ऊपर जो कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, और एक कंपोनेंट यहाँ से नीचे जो कि एम जी साइन थीटा के साथ आ रहा होगा, है ना। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि जो ऊपर वाला कंपोनेंट है जिसकी हम वैल्यू कैसे निकालें, तो हम सबसे पहले एंगल देखते हैं। ये वाला एंगल थीटा बन रहा है 37 डिग्री, तो ये वाला अगर 37 डिग्री है तो आपका एम ए इधर लिख दिया, और कॉस थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ आ गया, अगेन अलॉन्ग द इंक्लाइन आया, और एम ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट ऊपर आ गया। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स था, नीचे की तरफ यहाँ पे एम जी कॉस थीटा था, और कोई फोर्स था नहीं। तो जिस पॉइंट पे एम ए साइन थीटा इस एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा, ऑब्जेक्ट का नॉर्मल जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू तब तक एग्जिस्ट कर रही है जब तक ये एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा से छोटा है। नॉर्मल की इक्वेशन कुछ ऐसी बनती, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा जो कि नीचे की तरफ लग रहा है, और माइनस एम ए साइन थीटा। तो हम जानना चाहते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू जब भी जीरो हो जाएगी उस वैल्यू पे ये ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट छोड़ देता है। ठीक है, तो वो तभी होगा जब ये जीरो कर दिया तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, मास अगेन कैंसिल आउट हो गया, और इस बार एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई है जी कॉट थीटा। ठीक है, इस बार टैन थीटा नहीं है, कॉट थीटा है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 10 इंटू 4/3, यानी कि कुछ 13.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे
2 kg वाला ब्लॉक अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देता है। ऑलराइट, कैसा लगता है ये देखने में? एक बार और देख लेते हैं। ये कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये जो मैंने एक्सेलेरेशन रखा है ये तो बहुत ज़्यादा रखा है, तो आपको ब्लॉक काफ़ी तेज़ी से पीछे जाता हुआ दिख रहा है। पर इस पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या होगा? इस एग्जैक्ट वैल्यू पे क्या होगा? इस एग्जैक्ट वैल्यू पे ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करता हुआ दिखेगा, पर उसका कॉन्टैक्ट एक्चुअली फ्री हो चुका होगा। ये चीज़ देखने में तो बहुत मज़ेदार होगी। देखो ये इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन पे कुछ ऐसा होता है, और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको स्लोमो करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको फ्रेम बाय फ्रेम नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट लूज़ भी कर रहा है, टच भी नहीं कर रहा है ज़मीन को, और क्लोजअप देखना है। चलिए, और इससे ज़्यादा क्लोज जाने की ज़रूरत नहीं। ये ऑब्जेक्ट ने कॉन्टैक्ट लूज़ भी कर लिया है, ये ज़मीन के कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, ऊपर भी है, हवा में भी है, और ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी ये एंगल होगा, मैं इसको पेन से ही बनाऊँ, इस डायरेक्शन में जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ रहा है एम ए का, वो एम जी कॉस थीटा को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा है। तो इस एक्सिस में इसका कोई मोशन नहीं होगा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल बेयरली सरफेस को ग्रेज करता हुआ चलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ भी समझ आई गई होगी अब आपको, तो अब हम इसके आगे बढ़ सकते हैं। और अब आज के लिए विजुअलाइजेशंस ख़त्म, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना ही सीखते हैं जल्दी से। तो हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस और हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हम बात करते हैं कि ऑब्वियस है कि ये सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट कर जाता है, पर अगर आप इस नीचे वाले ब्लॉक को कुछ एक्सेलरेशन दे दो तो ऐसा पॉसिबल है कि ये सिस्टम रेस्ट पे रह ले। और अगेन, अगर आप इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन दे दोगे तो ये 5 kg वाला पीछे पुल भी करके ले जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब यहाँ एक्सेलरेशन लगेगा ना, तो इन दोनों ब्लॉक्स पे अपना अपना सूडो फोर्स आएगा। इस पे आएगा 10A और इस पे आएगा पीछे की तरफ 5A। अब ये 10A तो इधर बैलेंस हो जाएगा एक नॉर्मल के फोर्स से, और वो नॉर्मल की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। पर ये जो 5A पे ये फोर्स लग रहा है, वो इस स्ट्रिंग के अलॉन्ग इस 100 न्यूटन को बैलेंस कर देगा। और ऑब्वियस है कि ये 100 न्यूटन को बैलेंस तभी करेगा जब इसकी वैल्यू 100 न्यूटन होगी, तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 20 मिल जाएगी। सॉल्व करके बताऊँ? आप बोलोगे कि ये 5 ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg पे इधर mg लग रहा है जिसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, और 5 kg पे पीछे ma लग रहा है जिसकी वैल्यू 5 इंटू ए हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि जब 5a 100 न्यूटन के बराबर होता है, यानी कि a की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, उस पॉइंट पे ये सिस्टम इस बड़े ब्लॉक के ऊपर रेस्ट पे रह सकता है। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में भी आपका एक एक्सेलरेशन पॉसिबल है जिस पे ये सिस्टम रेस्ट पे रह ले। जल्दी से करूँ तो आप बोलोगे कि ये 5, ये 10। अब देखिए, 10 पे इधर की तरफ नीचे जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ग्रेविटी का साइन 53, यानी कि 8, 10 इंटू 4/5। तो इधर लगेगा 8, तो मैं यहाँ पे 80 न्यूटन लिख देता हूँ। सिमिलरली 5 के केस में यहाँ पे लगेगा 6। हम लोग हर क्लास में ये चीज़ कर रहे हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ अब आती होगी। ग्रेविटी का साइन 37 कॉम्पोनेंट 6 है ना, 5 इंटू 6, यहाँ पे एक 30 न्यूटन का फोर्स और है। अब अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन ए दिखाओगे तो क्या होगा? इसके ऊपर भी एक एम ए और इसके ऊपर भी एक एम ए लगना शुरू हो जाएगा। इसका एम ए जो है वो 5A के बराबर होगा, और नीचे वाले का 10A के बराबर होगा। उसका यहाँ वाला जो कॉम्पोनेंट होगा वो हो जाएगा 10A कॉस थीटा, और इसका जो यहाँ कॉम्पोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी 10 नहीं, 5A कॉस थीटा, पर यहाँ पे थीटा 37 होगा। तो अब ये दो फोर्सेस और लगेंगे। ये दो फोर्सेस मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 5A कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू पुट कर दूँ 4/5, और यहाँ पे जो लगेगा वो हो जाएगा 10A कॉस 53, यानी कि 3/5। अब इन चारों फोर्सेस को बैलेंस करना है। दो आपको लेफ्ट में नज़र आ रहे हैं, दो आपको राइट में नज़र आ रहे हैं। तो ये 5 से 5 काटा, आपको लिखा 4A, इसको 2 से काटा, इसको लिखा 6A। राइट हैंड साइड आपका 30 और 80, ये दो फोर्सेस थे। तो यहाँ पे आ गया 10A इज इक्वल टू 110, एक्सेलरेशन की वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम को अगर मैं राइट हैंड साइड 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करवा दूंगा तो ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इसके इन लाइंस के अलॉन्ग वाले फोर्सेस इन लाइंस के अलॉन्ग वाले फोर्सेस के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैंने ज़्यादा जल्दी कर दिया, पर सही होनी चाहिए। अब हम इन केसेस से आगे चलते हैं, और अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंट केस देखते हैं। अब हम आते हैं एक एलिवेटर में। ये भी एक काइंड ऑफ सूडो फोर्स के क्वेश्चंस हैं। वैसे हमने इनको पहले भी किया था, पर एक बार और इनको कर लेना ज़रूरी है। तो एक एलिवेटर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर वो एलिवेटर एक्सेलेट ऊपर कर रही है तो पर्सन पे नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगता है। और सिमिलरली अगर ये एलिवेटर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती, कांस्टेंट वेलोसिटी पे कुछ नहीं होता, जो होता है एक्सेलरेशन पे होता है। तो अगर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही होती तो ये पर्सन पे ऊपर की तरफ वो फोर्स लगता और ये थोड़ा सा वेटलेस फील करता। अगर आप किसी झूले पे गए हो, जो कि मैरी गो राउंड जैसा कोई बड़ा झूला, तो जब वो अपने टॉप से नीचे आ रहा होता है तब आपको ये वेटलेसनेस हल्की सी फील होती है, क्योंकि आपका नीचे की तरफ
अगर एक्सेलरेशन होगा तो आपको ऊपर की तरफ एक सूडो फोर्स फील होगा और ये आपको हल्का सा वेटलेस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ही लूँ और मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, तो नीचे हमने एक वेइंग मशीन लगा रखी है। वेइंग मशीन काम कैसे करती है? वेइंग मशीन काम कुछ इस तरीके से करती है कि ये न्यूटन्स में वैल्यू लेती है और फिर उसको ग्रेविटी से डिवाइड करती है। तो वेइंग मशीन फोर्स को ग्रेविटी से डिवाइड करके मास की वैल्यू बताती है। क्या मतलब? जैसे मान लो 60 केजी का एक पर्सन है और ये 60 केजी के पर्सन पे ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रही है, तो वेइंग मशीन को उसका वजन 600 न्यूटन नज़र आ रहा होगा। वेइंग मशीन बोल दो या स्प्रिंग बैलेंस बोल दो, दोनों एक ही काम करते हैं। और स्प्रिंग बैलेंस भी फोर्स निकालती है और फिर उस फोर्स को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेती है कि इस पर्सन का वजन कितना होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स बढ़ जाए, जैसे जैसे कि यहाँ, तो अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलेट कर रहा है तो इस पर्सन पे नीचे एम जी भी लग रहा होगा और इस पे नीचे एक सूडो फोर्स एम ए भी लग रहा होगा। यानी कि वेइंग मशीन पे जो फोर्स होगा जो कि नॉर्मल के बराबर होगा, वेइंग मशीन वही फोर्स बताएगी जो नॉर्मल की रीडिंग होगी, क्योंकि वही नॉर्मल ये पर्सन पे लगा रही है और पर्सन मशीन पे लगा रहा है। ठीक है, तो वेइंग मशीन नॉर्मल की रीडिंग बताएगी और वो यहाँ पे हो जाएगी एम जी प्लस एम ए। तो जितना ज़्यादा यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मल होगा, उतना ज़्यादा वेइंग मशीन उस पर्सन की रीडिंग बताएगी वेट की। ठीक है, आपको वेट और मास में डिफरेंस तो पता ही होगा ना। एम जी जो होता है वो वेट होता है और एम ए जो होता है वो मास होता है। तो नॉर्मल की वैल्यू जो दिखा रही होती है मशीन, वो बेसिकली वेट शो कर रही है और उसको जब जी से डिवाइड करोगे तो मास आएगा। राइट, ये सब वैसे नाइन्थ की चीज़ें हैं, थोड़ी सी ज़्यादा बेसिक है, तो मैं अभी नहीं छेड़ रहा इनको। तो ये सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है। अगर ये एक्सेलेट नीचे की तरफ कर रहा होता तो यहाँ पे एम ए का डायरेक्शन ऊपर हो जाता और फिर यहाँ पे एम जी माइनस एम ए लिखा होता और यहाँ पे आपका नॉर्मल कम हो रहा होता। और आप देख सकते हो कि नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी अगर यहाँ पे ए की वैल्यू जी हो जाती। क्या मतलब? अगर ये पूरी की पूरी एलिवेटर फ्री फॉल कर रही होती, जी एक्सेलरेशन से गिर रही होती नीचे, तो क्या होता? तो ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल वेटलेस फील करता क्योंकि इस पर नॉर्मल नहीं लग रहा होता। और यही वो चीज़ है जो एस्ट्रोनॉट्स को भी वेटलेस फील करा रही होती है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स भी गिर रहे हैं परपेचुअली। और थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। एस्ट्रोनॉट्स ऑन सैटेलाइट, ठीक है, नॉट इन अ रॉकेट, सैटेलाइट में जो बैठे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर के वीडियोस आपने देखे होंगे, वो लोग वेटलेस होते हैं क्योंकि वो लोग गिर रहे होते हैं। अब उनका गिरना थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे नॉर्मल डे टू डे फॉलिंग से। डे टू डे फॉलिंग हमारी नीचे ज़मीन की तरफ होती है, या आप प्रोजेक्टाइल मोशन को भी फॉलिंग बोल देते हो। पर यही प्रोजेक्टाइल मोशन जब थोड़ा सा अर्थ की सरफेस से ज़्यादा दूर चले जाता है तो ये कुछ इस तरीके से घूमता रह जाता है और वो प्रोजेक्टाइल का ही एक केस हो जाता है जो कि एक ऑब्जेक्ट को सैटेलाइट बना देता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हम ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको अभी ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, पर बात वही है कि अगर आप ग्रेविटी से गिर रहे हो तो आपका नॉर्मल ज़ीरो हो जाएगा। ओके, अगर आप ग्रेविटी से और भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहे हो तो ये पर्सन ऊपर की तरफ जाएगा और इसका सिर टकराएगा ऊपर की सरफेस से। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब ये 5 kg का ब्लॉक, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो आपकी जो एलोंगेशन होता है वो कितना होता? तो आप कहते हैं कि 200x शुड बी इक्वल टू एम जी, और एम जी की वैल्यू यहाँ पे 50 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 50/200 1/4 मीटर आ जाती। ये इसका नेचुरल, सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो भी इस ऑब्जेक्ट का एलोंगेशन होता है वो आपका ये 1/4 मीटर आता। पर अब क्योंकि मैं इस सिस्टम को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूँ किसी भी वैल्यू से, लेट्स से हमने इसको 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया, तो अब इसका एक एलोंगेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। ये स्प्रिंग थोड़ी सी और स्ट्रेच दिखाएगी। तो कितना स्ट्रेच दिखाएगी? तो आप बोलोगे कि इस बार आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंदर की ले लो। आप कहो कि इस पर ना सिर्फ एम जी लग रहा है पर एक एम ए भी लग रहा है, और एम जी की वैल्यू तो 50/10 है और एम ए की वैल्यू 5/5 है ना। मैंने सॉरी ये 50/10 बोल दिया। मास इंटू ग्रेविटी 50 और मास इंटू एक्सेलरेशन 25, तो आपके पास टोटल फोर्स जो हो गया है वो है 75 न्यूटन। और अब आपको 75 न्यूटन को बैलेंस करना है के एक्स से, तो के की वैल्यू 200 डाल दो और एक्स की वैल्यू 75/200 आ गई, जो कि हो जाएगी कितनी? 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है, सॉरी मीटर, खाली मीटर, ये लॉन्गेशन की आपकी वैल्यू आ गई। समझ गए? सिंपल है। एक और एग्जाम्पल है बड़ा अच्छा, और इस एग्जाम्पल में आपको बोला है कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में ये लेंथ कवर कर लेता है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, 30 डिग्री का ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये एल निकालना है। कैसे निकाल सकते हो? एक बार सारे लोग खुद ट्राई करो और फिर मुझे सॉल्व करते हुए देख लो। टेक 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन, वैसे 2 मिनट ज़्यादा है पर ट्राई करो। चलिए, आई होप आपने पॉज करके एक बार ट्राई ज़रूर किया होगा। मैं आगे चलता हूँ।
तो आप बोलोगे कि इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं। कौन कौन से फोर्सेस हैं? इस ऑब्जेक्ट पे इंक्लाइन प्लेन पहले बना देता हूँ और फिर मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस बना देता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट पे, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, एक फोर्स हो गया mg का और एक फोर्स हो गया ma का, ये दोनों नीचे लग रहे हैं। बेसिकली अगर ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये जो नीचे इसके पास वैल्यू होगी फोर्सेस की वो हो जाएगी m ऑफ g प्लस ए। आप सिंपली ये बोल सकते हो कि ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ गई है, और अब अगर ग्रेविटी बढ़ गई है तो उसकी वैल्यू हो गई g प्लस ए यानी कि 15। तो आपके पास इस पर जो फोर्स यहाँ पे लगता है, जिसका एक्चुअल वैल्यू mg साइन थीटा हुआ करता था, वहाँ पे g की जगह g प्लस ए लिख सकते हैं, m इंटू जी प्लस ए साइन थीटा। और क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इतना ही हो जाएगा, g प्लस ए साइन थीटा। तो बस अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि ग्रेविटी 10 की जगह 15 हो गई है और साइन 30 की वैल्यू है, और यही उसका एक्सेलरेशन होगा उस पट्टी पे। तो आप यहाँ पे बोलोगे 15 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2, और ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमको टाइम पता है, आपको लेंथ निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी है नहीं, तो एल इज इक्वल टू हाफ ए टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर तो 1 ही है, तो आपकी लेंथ जो हो जाएगी वो जाएगी 1/2 इंटू 15/2, यानी कि 15/4, जिसका मतलब हो जाएगा ये 3.75 मीटर्स की लेंथ आ गई। टी की वैल्यू 1 रख दी, कैलकुलेशन में कोई गलती लग नहीं रही है। ओके, तो ये आपकी लेंथ आ गई। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं सूडो फोर्स के। अब सूडो फोर्स अगर समझ आ गया है तो एच सी वर्मा का कुछ होमवर्क कर लो। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। दिस इज क्वेश्चन 11, जो कह रहा है कि नीचे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, जिसमें आपको इन दोनों ब्लॉक्स का मास दिया होगा, है ना। ब्लॉक ए भी है 5 kg का, और ब्लॉक बी के मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लॉक बी बेचारा रेस्ट पे रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, है ना। तो बस ये ब्लॉक बी को पीछे स्लाइड करना है, 20 सेंटीमीटर की लेंथ निकाल लोगे। ओके, सूडो फोर्स के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आके निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिवेटर वाला केस दिया हुआ है, जिसमें एलिवेटर नीचे जा रहा है, तो नॉर्मल पूछा हुआ है, कर लोगे। इसमें पेंडुलम का केस है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने पहले भी होमवर्क दिया था, क्योंकि आप इसको बिना सूडो फोर्स के भी सॉल्व कर सकते हो और आप इसको सूडो फोर्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अगेन ग्रेविटी यहाँ पे 9.9 लेने को बोली है, और ये एलिवेटर, पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, बिल्कुल सेम सिचुएशन ही है। ओके, चलिए, ये भी दोनों बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें स्प्रिंग के साथ ब्लॉक को लटका रखा है, जो हम कर चुके हैं, और उसी में एक थोड़ा सा वेरिएशन, अगर एक्सेलरेशन आपका चेंज कर दिया जाए तो ये भी हो जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपको ये वाले ब्लॉक का मास, ये वाले ब्लॉक का मास और ये वाले ब्लॉक का मास तीनों दिया हुआ है। अब इस मास की वजह से ये सिस्टम नीचे जाएगा, उससे ये एक्सेलेरेट करेगा, उससे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर सूडो फोर्स लगेगा इधर, उस सूडो फोर्स का एक कॉम्पोनेंट लगेगा इधर, और फिर ये ऑब्जेक्ट के mg sin थीटा से बैलेंस होगा। तो ये क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 33, और ये सब एच सी वर्मा के क्वेश्चन हैं। और फाइनली आता है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में वो डालूंगा, जो मैंने बोला था कि मैं इस लेक्चर में डालूंगा, है ना। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा था डायनामिक्स ऑफ मूवेबल पुलिस, तो मैंने कहा था कि ऐसे एक अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अब नेक्स्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन आप तब तक ट्राई करके रखो। ऑलराइट, सी यू नेक्स्ट टाइम देन। आज की क्लास हम खत्म कर सकते हैं। होप यू एंजॉयड। ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स हम लोग लेते हैं लाइव क्लासेस में, जो होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे रात को 9 बजे। आपको वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यू गाइज, बाय बाय।